नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तमाम घमासान के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खींचातानी के बाद आखिर भाजपा संसदीय दल की बैठक की जगह एनडीए की बैठक हुई। नरेंद्र मोदी जी को नेता चुन लिया गया, चुना भी जाना चाहिए था। मंच पर एक सिंगल पार्टी वाले एमपी वाले अनुप्रिया पटेल मौजूद थी, जीतन राम मांझी थे, लेकिन जयंत चौधरी मंच पे मौजूद नहीं थे। उन्हें सामने की दूसरी लाइन में बिठाया गया। जाट समुदाय में इसका रिएक्शन हुआ। काफी रोचक बातें थी। लगता था कि प्रधानमंत्री आएंगे, बड़ी विकास की बातें करेंगे, अपना सरकार का तीसरी सरकार का कार्यकाल का विजन पेश करेंगे, लेकिन वो तो कांग्रेस की बुराइयों में उलझ के रह गए। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। मुझे लगा कि ये चाचा नेहरू और गांधी की भी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। और सबसे मजेदार बात ये रही कि भगवान राम का नाम नहीं लिया। जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ याद आ गए। उड़ीसा में चुनाव जीते हैं तो अयोध्या ने चुनाव हरा दिया, तो वो राम को भी भूल गए। आखिर क्या ये सरकार आसानी से चल जाएगी? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होगी? संघ क्या करेगा? इस विषय पे मैंने सोचा बातचीत की जाए। इससे ज्यादा एक ऐसे पत्रकार से की जाए जिन्हें मैं पत्रकारिता का विकिपीडिया कहता हूँ, जो बहुत बड़े बड़े चैनल, आज तक में, राज्यसभा टीवी में, दूरदर्शन में, जिन्होंने बहुत शीर्ष पदों पर रहे, जिन्होंने उपन्यास लिखे, किताबें लिखी हैं, नव भारत टाइम जैसे बड़े अखबारों में संपादन का कार्य किया है, फिल्मी दुनिया में काम किया है। मतलब एक आदमी कितने काम कर सकता है, ये देखना और समझना हो तो राजेश बादल जी को सजा सकता है, देखा जा सकता है। आज इन सारे विषयों पर उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बादल जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, आपका, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत आभार आपका। बड़ा धन्यवाद मजेदार संजय। भाषण, प्रधानमंत्री जी का भाषण बड़ा मजेदार था। पूरे टाइम सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते रहे, भगवान राम को तो जिक्र भी नहीं किया। अयोध्या हारने का दर्द इतना अंदर से लगा है। क्या लगता है आपको, आराम से गुजर जाएगा ये कार्यकाल उनका? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो जो आज उनका भाषण था वो, और दूसरा दूसरा उनका जो कार्यकाल आ रहा है उसके बारे में। तो मैं पहले आपके पहले सवाल पर आता हूं कि देखिए, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में जो ईश्वर है, जो इस तीनों लोगों का मालिक है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो तो एक ही है। आप उसको राम कह लें, आप उसको शिव कह लें, आप उसको कृष्ण कह लें, विष्णु कह लें, जो भी है वो सब एक है। एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। ये तो बिल्कुल तय है ना। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं संजय जी कि भगवान राम के रूप ने अगर माननीय मोदी जी को धोखा दे दिया तो वो राम को ही भूल गए। यानी भगवान में भी उन्होंने, जैसे वो होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी में या और अन्य पार्टियों में गुट होते हैं, तो अगर एक गुट से कोई किसी नेता को लाभ नहीं मिलता तो वो दूसरे गुट की ओर चला जाता है। हमने देखा है, माधव एक जमाने में कांग्रेस में माधवराव सिंधिया का एक गुट होता था, एक अर्जुन सिंह का गुट होता था। तो अब अगर अर्जुन सिंह के गुट में किसी ने मंत्री नहीं बनाया अर्जुन सिंह ने, तो वो माधवराव सिंधिया के साथ हो जाता था। तो अब ये मोदी जी जो है, रामचंद्र जी ने कामयाबी नहीं दी, तो वो जो है अब उड़ीसा उड़ीसा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो हमारे लिए कोई दो भगवान हो। हम देखिए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से कट्टर हिंदुत्व भी अगर आप बात करें उसकी भी, तो भी ईश्वर का अस्तित्व एक है। सभी उसके अंश हैं, सभी उस रूप के अंश हैं। अब उनको, भाई साहब को अयोध्या से कामयाबी नहीं मिली, उनको नासिक से कामयाबी नहीं मिली, रामेश्वरम से कामयाबी नहीं मिली, चित्रकूट से जहां पंचवटी है, जहां भगवान राम रहे, वहां से कामयाबी नहीं मिली है। तो अब जहां भगवान राम को उन्होंने असल में एक तरह से भगवान राम का कारोबार करने की, सियासी लाभ लेने की कोशिश की, तो वो नहीं मिला। तो अब वो उड़ीसा पे उतर आए। ये एक बड़ा, भारत के लोगों के लिए, जो भारत के लोग बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं संजय जी, बहुत धर्म के आधार पर अपने ईश्वर नहीं बदलते। कि मैं ये नहीं कर सकता कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं तो मैं राम की जगह में जो है फिर अल्लाह को मानने लग जाऊं, या मैं प्रभु यीशु को या गुरु नानक जी को मानने लग जाऊं। सब एक ही है, एक ही। वो है ना एक, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो वो जो है बात वही है। तो अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करना चाहिए, और ये एक भ्रम में आए हुए
भयभीत से नेता का भाषण है, जो मैं इस नजरिए से कहता हूं, जो धार्मिक। दूसरी बात जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि अब ये इस सरकार की जो स्थिति क्या है। देखिए, एक संवैधानिक लोकतंत्र है इस देश में, और हम जानते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा संजय जी कि ये सरकार चले, अच्छी चले, स्थिर रहे, 5 साल चले, क्योंकि हमने इस देश में एक दौर ऐसा देखा है 1996 के बाद। तो देखिए, 1996 में चुनाव हुए, 97 में चुनाव हुए, फिर 99 में चुनाव हुए, और उस वक्त उसके 4-5 साल पहले ही थोड़ी सी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हुई थी। तो जब ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि लोग ये कहने लगे थे, आपको याद होगा कि अरे यार, हर साल तुम साला कुछ भी करप्शन करो, कुछ भी करो, जो करना हो सो करो, विकास करना है करो, ना करो, लेकिन 5 साल तो बैठे रहो चुपचाप। दूसरी बात यह है कि अब ये सरकार का भविष्य क्या है, कैसी चलेगी, कितने दिन चलेगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, एक भारत जैसे एक जिम्मेदार लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हम तो ये चाहेंगे कि 5 साल चले, स्थिरता के साथ चले, अच्छी चले, क्योंकि हम एक अभी भी गरीब देश के नागरिक हैं और हम ये बार बार चुनाव अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए 5 साल चलना चाहिए। और हमने देखा है कि 1996 का दौर आपको याद होगा, 1996 में चुनाव हुए, 97 में चुनाव हुए, 99 में चुनाव हुए, और लोग ये कहने लगे थे कि जो है, अब आप कितना ही करप्शन कर लो, कुछ भी करो, विकास का काम ना करो, 5 साल चुपचाप गद्दी पे तो बैठे रहो। यहां तक लोग इन चुनावों तक अघा गए थे, और कई तो पोइट्री बन गई थी, कई कई तरह की श्लील और अश्लील पोइट्री कही जाने लगती कि चाहे जब ही चुनाव, बड़ा एक ऐसा होने लगा था। तो कहने का मतलब है कि लोग पसंद नहीं करते, उन्होंने अपना जनादेश दे दिया। अब जब जनादेश दे दिया तो अब लेकिन कुछ आशंकाएं उपजती हैं। आशंकाएं ऐसे उपजती हैं संजय कि 2 बार से बहुमत वाली बीजेपी थी, 14 में और 19 में। 2 बार बीजेपी बहुमत से आई, इस बार नहीं आई। अब इस बार जब बहुमत बीजेपी के पास नहीं है तो जाहिर सी बात है कि दोनों टांगे आपकी जो है वो दूसरे के हाथ में आ गई। एक नीतीश कुमार है और दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं। तो यानी अब भारतीय जनता पार्टी खुद भी भरोसे में नहीं है कि वो अपने दम पर 5 साल इस सरकार को खींच पाएगी। और मुझे माफ कीजिए, मुझे भी आशंका है, ये सरकार 5 साल कैसे चलेगी, अब चलेगी क्यों नहीं। इन 5 वर्षों में क्या हुआ कि जो 2 बार 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में जो पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर रही थी, उसको अचानक क्या हुआ कि वो जो है अब नहीं हासिल कर पाई। तो मैं आपको 4 पॉइंट बिंदु बड़े संक्षिप्त में रखता हूं कि पहली बात तो थी कि जो पिछले वर्षों का जो रवैया है इस सरकार का, वो एक अलोकतांत्रिक रवैया था। मैं बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि सरकार का रवैया अलोकतांत्रिक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रवैया अलोकतांत्रिक था। अब अलोकतांत्रिक से मेरा मतलब क्या है, जो लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करता। भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपेक्षा हुई, हमने देखा कि संसद की उपेक्षा हुई, हमने देखा कि प्रतिपक्ष की उपेक्षा हुई, प्रतिपक्ष का सम्मान आप नहीं कर पाए। और अलोकतांत्रिक उस नजरिए से कैसे कि आप तो ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए या प्रतिपक्ष मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा प्रतिपक्ष तो कोई दूसरा था नहीं। तो जब आप ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत के संविधान के खिलाफ बात करते हैं। भारत का संविधान असहमति के सुरों का सम्मान करता है, असहमति के सुरों की इज्जत करता है, और आप कहते हैं कि असहमति के सुर भाड़ में जाएं, मुक्त करना है हमें तो भारत को। तो पहला तो आप का रवैया अलोकतांत्रिक था। दूसरा, आपका जो रवैया था वो अधिनायकवादी था, तानाशाही वाला था। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। कितने उदाहरण बताऊं मैं आपको, इसी चुनाव प्रचार में ही आपको नजर आ गया कि मैं मोदी की गारंटी, मैं अवतार, ये 2 ही बात करूंगा मैं, वैसे तो बहुत
लंबा उदाहरण हो जाएगा कि जो तानाशाही के वाले रवैये को एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तीसरा उनका यह कारण था कि भाई प्रतिपक्ष को सम्मान देना नहीं है। तो देखिए इतिहास अपने को दोहराता है कि कहते हैं ना कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सोई कहा करे तरवार। तो अब उन्होंने 10 साल तक प्रतिपक्ष की खूब उपेक्षा की, जमकर उपेक्षा की। उनको फूट डालो, उनकी राजनीति करो, उनको काटो, उनको बांटो, उनको खरीदो, उनको धमकाओ, उनको ब्लैकमेल करो, उनको सब कुछ करो और अपने पाले में ले आओ। और जब उन्हें ये लग गया कि 2 बार हम अपने दम पर जीते हैं, तीसरी बार भी जीतेंगे, तो फिर जेपी नड्डा के जरिए उन्होंने बिहार में, आपको याद है कुछ समय पहले नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम कुछ समय बाद प्रादेशिक, क्षेत्रीय और छोटे दल खत्म हो जाएंगे। अब देखिए कि एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष ये कह रहा है कि दल खत्म हो जाएंगे, यानी वही बात जो मोदी जी कहते थे। तो ये संवैधानिक और तानाशाही वाली बात है। दिलचस्प ये है कि ये वो आदमी कह रहा था जो खुद लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष नहीं था। अरे भाई, प्रतिपक्ष का तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा चुनाव से जीता है। आप चुनाव का नाटक ही करा लेते, कम से कम इस देश को भरोसा होता। और फिर देखिए जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर का एक्सटेंशन आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर संजय कौन होता है? आप मुझे बताओ, किसी भी पार्टी में कोई नहीं होता। तो ये कौन सी अदृश्य ताकत थी जो अंतरिक्ष में लटकी थी जिसने एक्सटेंशन दिया? क्योंकि ये कहा गया था ना कि 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है उनको। तो ये एक्सटेंशन देने वाला अदृश्य व्यक्ति कौन था? अदृश्य ताकत कौन सी थी? तो ये इसने क्या किया संजय, कि वैसे ही छोटे दल भारतीय जनता पार्टी से हमारे गांव की भाषा में बिचकते थे, भागते थे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ये रही है अटल बिहारी वाजपेयी के उलट, वो छोटे दलों को, लोगों को साध के रखते थे। इन्होंने शिवसेना को जाने दिया, छिटक जाने दिया। अकालियों को, जो सब बहुत पुराने, यानी आप सोचिए कि 80 में पैदा हुए थे और उसके 4-5 साल के बाद अकाली उनसे जुड़ गए थे। शिवसेना तो उनके पहले की साथी थी, बड़े भाई कहते थे। तो शिवसेना, नीतीश कुमार को कितना दुर्बल कर दिया उन्होंने कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी रह गई। तो ये छोटे छोटे दलों को, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, तो रवैया तो उनका एस्टैब्लिश था। अब यही बात वो अध्यक्ष कह रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो एक बात तो ये रही। एक काम ये था कि इन्होंने, जो मैंने कहा कि प्रतिपक्ष का शिकार, एक तरफ अपना आईटी सेल के जरिए प्रचार करो, तमाम सारा पैसा फूको, लोगों को खरीदो, उपहार दो, साड़ियां दो, पैसे दो। तो ये एक तरफ तो सब ये चलता रहा, और दूसरा अपोजिशन को प्रचार न करने दो। केजरीवाल को जेल में डालो, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालो, 3-3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ करो, उसके खाते सीज कर दो। आज बताइए, बिना पैसे, जिस दिन हमारी जेब खाली होती है, ईश्वर न करे कभी हमारे आपके साथ हो, लेकिन अगर 4 पैसे नहीं बचते तो हमारे माथे पे टेंशन आ जाता है। बैंक अकाउंट में हम देखते हैं यार इतना बचा है। तो सबके साथ होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के साथ ऐसा होता है। तो आप लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आप उनके हाथ से हथियार छीन रहे हो। तो एक ऐसे रिंग में थे आप कि एक पहलवान के हाथ में तो चक्रवर्ती पहलवान दिख रहा है और दूसरे पहलवान के हाथ में एक तलवार भी नहीं है, छड़ी भी नहीं है, टूटी फूटी। ये एक कारण ऐसा ये भी था। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों ने लोगों के दिल में बहुत एक अरुचि पैदा कर दी। तो इनको देखते हुए अब मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, 5 साल जब आपने छोटे दलों को अपमानित किया, तो आप भूल गए कि नीतीश कुमार ने एक जमाने में ये कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा ही कुछ कथन था, आपको याद होगा। यही तो कोई बात तो रही होगी, बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती है। सही बात। तो नीतीश कुमार ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कुछ जो दोनों के बीच की बात होती है, दोनों पक्षों के, दोनों दलों के बीच की। चंद्रबाबू नायडू तो जेल में जाके आए हैं।
उनको तो हाँ, जेल सही बात भेजा गया, है ना? तो छापे पड़े जेल भेजा गया। तो अब आप ये बताइए, क्या उन्होंने खीर खाई है आपकी जो 5 साल की गारंटी आपको लिख के देंगे? जिस ठीक दिन बात भी है आप वो। उनके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, उस दिन सलाम करके चलते बनेंगे वो। हम्म। कौन से आधार पर आप कहते हैं कि तो 5 फिर साल उनको तक ये सरकार चलेगी? भैया उनको तो जी, पता होगा ना कि अगर राजेश जी उनको पता होगा ना, चलने से पहले पार्टी तोड़ दी जाएगी उनकी, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा उनका। ये तो उनको तभी स्पीकर पद पे अड़े हुए हैं कि स्पीकर पद हमें चाहिए, कि कम से कम लोकसभा अध्यक्ष हो कि हमारे सांसद तो ना टूटे। डर कितना, खौफ कितना है कि हमारे सांसद ना तोड़ दिए जाएं। देखिए, बिल्कुल आप बहुत नब्ज पे हाथ रखा है संजय। सांसद टूटने का डर, और जिनको खरीदा जाता है उनको, मतलब यानी वो भारतीय जनता पार्टी में अगर मान लीजिए कि उनके सांसद वो जाएंगे, तो वो तब देखेंगे ना कि जब ये मोल भाव अगर वो कर रही है, वो पार्टी उनको दे रही है, तो क्या उस स्थिति में है भी? सही अल्पमत बात। की सरकार क्या देगी उनको? हम्म। वो उन्हें मालूम है कि अगर अल्पमत में होते हुए सरकार कल के रोज गिर गई, तो वो बीजेपी के साथ जाके क्या करेंगे? अच्छा, और एक चीज और है, आप देखिए कि सरकार बीजेपी बना रही है और सांसद हाँ, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। निर्दलीय सांसद था महाराष्ट्र का, वो कांग्रेस में शामिल हो गया, कांग्रेस ने 100 क्रॉस कर लिया। यानी कि पहली बार हमने देखा कि सरकार बना रही बीजेपी, लेकिन एमपी जा रहा है कांग्रेस में। ये यानी आपके लोगों को, प्रश्न का ही तो उत्तर है। ये हाँ आपके हाँ, ये, प्रश्न का ही उत्तर है कि हाँ, क्या नीतीश कुमार के या क्या चंद्रा बाबू नायडू के सांसद खरीद सकती है बीजेपी? नहीं खरीद सकती है। अब वो देखिए, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब बीजेपी की मुट्ठी खुल गई है, का कह के खरीद के करते हो आप शिकार, अब खरीद के शिकार नहीं होता। काठ की हांडी चढ़ गई एक बार दो बार, अब नहीं चढ़ेगी। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सांसद जो होते हैं ना, ये बड़ा दूर की कौड़ी सोचते हैं। कोई नहीं जानता था 400 पार की बात हो रही थी, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सरकार गिरा के गए थे। आज उनको लग रहा होगा कि उन्होंने जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग जो गए हैं बड़े बड़े सीनियर, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने क्या कर लिया। और माफ कीजिए, एक बात और, मैं बहुत बहुत राजनीतिक तरीके से नहीं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि मैं नीतीश भी हूं, मैं चंद्रा बाबू नायडू हूं, मैं अपना दल की लेडी हूं, मैं चिराग पासवान हूं, मैं शिवसेना का शिंदे हूं, मैं अजित पवार हूं। अब मुझे ये देखना है कि 5 साल मेरे पास जीने का एक अधिकार है। 5 साल तक मेरे जो राजनीतिक फेरे हैं, अगर मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनता हूं, तो मेरी गृहस्थी ज्यादा अच्छी चलेगी, या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई इंडिया ब्लॉक के किसी को, वो जब आएगा नौबत, तो मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों से कहता हूं कि ये लोग जानते हैं कि 5 वर्ष तक नरेंद्र मोदी के साथ कोई रह नहीं सकता। उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं रहना चाहते। सही बात है। संघ जी भी तो नहीं चाह रहा था, संघ भी तो नहीं चाह रहा था कि ये इतनी आसानी से बन जाए। भाई, आप देखिए ना, संघ का तो जितना अपमानित किया गया जब से पार्टी बनी संजय जी, इस पार्टी का जब से जन्म हुआ, मैं तब से इस पार्टी को कवर कर रहा हूं। पहला सम्मेलन, उसके बाद का सम्मेलन, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी, आरिफ बेग जैसे नेता थे जो अल्पसंख्यक थे लेकिन वजूद रखते थे, और उसमें कैसे सिद्धांतवादी लोग थे और आदर्शवादी लोग थे। उन सब लोगों को हमने देखा है लगातार, और वो उन लगातार उस यात्रा और सफरनामे के हम गवाह हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी वो पार्टी नहीं है। ये मैंने पिछली बार शायद कहा था आपसे कि ये मोदी कांग्रेस है, इसका नाम बदल देना चाहिए, और मोदी कांग्रेस रखेंगे तो शायद फिर अब थोड़ा बहुत जी भी जाएंगे। आरएसएस ने उनको तब सपोर्ट किया जब इनका कोई अस्तित्व नहीं था। आरएसएस ने उनको तब बनाया जब इनकी 2 सीटें आई। आरएसएस ने उनको तब बनाया जब उनकी 75 सीटें आई। आरएसएस ने उनको तब समर्थन दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई। आरएसएस ने उनको तब समर्थन दिया जब नरेंद्र मोदी जी का को चेहरा बना के पेश किया गया। आप जानते हैं बीजेपी में एक बड़ा परसेंटेज है जो आरएसएस से आए लोग आते हैं, उनके अपने विधान के मुताबिक। कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आरएसएस से आए थे, निर्विवाद, बेदाग। लेकिन
अब ऐसे लोग कहाँ रहे? जो लोग विवाहित होते थे, और कई विवाहित संघ के कार्यकर्ता बीजेपी में आके सेवा करते हैं, उनके आप मंत्रिमंडल का या उनके मंत्री रहने का कार्यकाल देख लिए, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। अब उसी पे आप 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और आप आरएसएस के मुख्यालय नहीं जाते हैं। और जब आपसे कहा जाता है कि श्रीमान आप आइए, बहुत आपका, अब अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे, आडवाणी जी भी आते थे, दूसरे लोग भी आते थे, आप आ जाओ, आप, हम बड़े धन्य हो जाएंगे। देखिए, मातृ संस्था मना रही है अपने बच्चे को कि आप आइए तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां जाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं गए? क्या कोई इसका कारण उनके पास है? जो उड़ती चर्चाएं थी वो तो मैंने यही सुनी थी कि जब वो गए उनके पास तो उनसे ये कहा गया कि देखो भाई, ऐसा है कि मोहन भागवत मेरे से उम्र में छोटे हैं, और अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो शायद मैं जो है मोहन भागवत की जगह बैठा होता, तो मोहन भागवत जी मेरे पास क्यों आए? मोहन भागवत के पास मैं क्यों जाऊं? उनको मेरे पास आना चाहिए। एक, फिर जेपी नड्डा जी का बयान। दो, इसके बाद आपने आरएसएस के लोगों की मैदानी स्तर पर उपेक्षा की। जिन लोगों को आरएसएस ने टिकटों के लिए सजेस्ट किया कि ये लोग जमीनी आदमी हैं, उनको सुना नहीं गया, उनको एक तरफा उनकी उपेक्षा की गई, उनको टिकट नहीं मिले। तो जब आपने आरएसएस की पुड़िया बना के रख दी और फिर आप कहते हैं कि आरएसएस सपोर्ट करेगा आपको, अरे भाई, ऐसा तो दुश्मन के साथ भी हम लोग बर्ताव नहीं करते, क्यों सपोर्ट करेंगे? तो ये कहना, आरएसएस एक संस्था ऐसी है जो विचार प्रधान है, और इस संस्था में मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी संस्था, सियासी संस्था है, इसमें विचार कहाँ थे? इसमें कांग्रेस के द्वार खुला, दरबार खुला है, आओ बहन भाई, कांग्रेस के भी आइए, दूसरे दलों के भी लोग आइए, सबका स्वागत है, एनसीपी का भी लोग आइए, शिवसेना का भी लोग आइए। तो ये नहीं होता। हमारे यहाँ गांव में, आपके यहाँ भी कहावत होगी कि सिद्धांतों में, जिस तरह से शादी ब्याह में पंगत होती है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि पांत में दो भात नहीं होती। मतलब एक पंगत में दो तरीके के खाने नहीं परोसे जा सकते। तो एक मतलब मात्र संस्था विचार के आधार पर चले और दूसरी संस्था दुकान के आधार पर चले, यह ऐसा नहीं होता। तो आरएसएस ने आईना दिखाया है। आरएसएस का फिर एक प्रधानमंत्री पैदा करेगी। वो तो हो सकता है नितिन गडकरी को ले आए, हो सकता है किसी और को ले आए। संस्था चलती है, व्यक्ति नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब ये था। तो आरएसएस अपमानित और आहत होके आज अपमानित और आहत महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति इसका गवाह है। सही बात है, बिल्कुल सही। एक कहावत कही जाती है कि जब चीता 2 कदम पीछे हटता है तो उसको पीछे हटना ना समझा जाए, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा होता है। आज एक नई चीज दिखाई पड़ी सदन में, जब वो एनडीए की बैठक हो रही थी। मोदी सरकार गायब थी, हर जगह एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। राजनाथ सिंह एनडीए सरकार, गडकरी एनडीए सरकार, मोदी जी खुद एनडीए सरकार। कहां तो एक अकेला सब पर भारी, मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया। लेकिन आज मोदी सरकार गायब हो गई, एनडीए सरकार आ गई। तो ये 2 कदम पीछे हटके अटैक करने की तैयारी है। ये लगातार आप परसों से परिवर्तन देख रहे होंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस वक्त बुझा हुआ है, हम सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको सामूहिक नेतृत्व लोग। अच्छा, मैं बताऊं आपको, हमारा संविधान और लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यह है सामूहिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व जब चलता है तब सरकार काम करती है। अब सामूहिक नेतृत्व में तो उनका यकीन ही नहीं है। अब लेकिन वो एनडीए सरकार कह रहे हैं, तो कहना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे थे स्क्रीन पर जब भाषण हो रहा था, और वो जिस तरीके से एनडीए सरकार का उच्चारण कर रहे थे, ऐसा लगता था गले में 1-1.5 क्विंटल का पत्थर लगा हुआ है, लटका हुआ है। तो क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है इस तरह का, सही बात, ये नेचर उनका नहीं है, इसलिए जो सारी बातें वहीं अलोकतांत्रिक वाले पॉइंट बिंदु पर ठहर जाती हैं। और हमने देखा ये, तो ये बात क्या बाकी लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा? और आप कुछ भी कह लें, जितना हम लोगों ने बीजेपी को कवर किया है, हम लोगों ने चंद्राबाबू नायडू का उदय देखा है। चंद्राबाबू नायडू का मैं प्रशंसक भी हूं एक राजनेता के तौर पर।
आलोचक भी हूं, और आलोचक इसलिए हूं कि उन्होंने अपने ससुर को ही डिच करके और अपनी तख्ता पलट किया था। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो अपने ससुर को तख्ता पलट कर सकता है, वो मोदी जी को क्या है उसके सामने। नीतीश कुमार तो है ही पलटू राम, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। आज अब तो ये मोदी है जी, आज तो नीतीश मोदी के पैर छूने लगे इन पे। अजीब अजीब आदमी है उधर, तो उम्र से इंसान इसका होगा नहीं। मतलब ये एक दिलचस्प दृश्य है। और मैं तो ये सोच रहा था उस वक्त कि काश मैं उधर होता तो एक ऐसे कुछ राजनीति फोटो में खाली खींच के, और ये सारे फोटोग्राफ्स के जरिए एक कहानी बनती है, बॉडी लैंग्वेज बनती है। आप उनके जो कपड़ा एक जगह नहीं, ड्रेस एक जगह नहीं होती थी, वो एक ड्रेस दिन भर रही, आप यही देख लो। ये कल एक हरे बहुत बड़ी, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कितना परिवर्तन बॉडी लैंग्वेज में आता है, उनके चेहरे पे, आंखों में, उनके कपड़ों में, उनके चाल ढाल में, उनके बोलने के ढंग में। अब वो भले ही बोले, नेहरू के खिलाफ बोल ले, वो तो नेहरू बनना चाहते थे ना। तीसरा कार मगर देख लीजिए, 52 में, 57 में और 1962 में नेहरू ने अपने दम पे बहुमत दिलाया था। कांग्रेस को बहुमत था, लेकिन तीसरे कार्यकाल में तो ये अल्पमत में आ गई। नेहरू की जीत आप देख लीजिए, उसकी विक्ट्री आप देख लीजिए, उनका आंकड़ा आप देख लीजिए, और उस दौर की पॉपुलेशन का अनुपात लगा के। तो ये जब हो जाता है, कई बार हम सब लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बैलगाड़ी के नीचे हम चलते हैं तो हमें लगने लगता है कि शायद बैलगाड़ी हम ही खींच रहे हैं। तो ये भ्रम पैदा होता है अपने आप में, और राजनीति में ये भ्रम पैदा होते हैं। लेकिन आप ये पाइएगा कि कांग्रेस ने इस वक्त एक बहुत अच्छी, कल मैं देख रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी टिप्पणी, शानदार की टिप्पणी, उन्होंने कहा कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। अब इसमें एक तीर से दो निशाने उन्होंने कर दिए। भाई, इंडिया के पास तो विपक्ष में रहने के अलावा कोई है ही नहीं चारा। वो ये भी कह सकते थे कि हमें तो जनादेश प्रतिपक्ष में बैठने का मिला है। वो ये भी कह सकते थे कि कांग्रेस का सरकार बनाने के लिए कोई क्लेम नहीं होगा, जैसा राजीव गांधी ने किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पर। सबसे बड़ा दल था, लेकिन उन्होंने कहा हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सही वक्त पर सही फैसला लेंगे, सही वक्त पर चंद्राबाबू नायडू का मोहभंग होगा, सही वक्त पर नीतीश कुमार का मोहभंग होगा। जी, युगटी कह रहे हैं, आखिरी सवाल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों में पहले खटपट किससे होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, लेकिन मुझे लगता है अभी चंद्राबाबू नायडू निभाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार का नेचर मैं जानता हूं, चंद्राबाबू विधानसभा भी अब इधर है, इधर भी विधानसभा है, तो दोनों अपनी अपनी विधानसभाओं की को संरक्षण देने के लिए वो अपनी ओर से गठबंधन धर्म निभाते हुए नजर आएंगे, निभाने का अभिनय भी करते नजर आएंगे। लेकिन मतभेद तो मुझे लगता है कि आप पाइएगा, हम और आप बैठेंगे 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। ना नीतीश कुमार के मांगे विभाग मिलने वाले हैं उनको, ना चंद्राबाबू नायडू के मांगे हुए विभाग मिलने वाले हैं। रेलवे उनको नीतीश कुमार को मिल जाए तो मिल जाए, चंद्राबाबू को वो विभाग तो नहीं ही मिलने हैं वाले हैं। और चंद्राबाबू ये जानते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे विधानसभा की बात है, इसलिए उन्होंने आखिरी लाइन अपनी बात में कही है कि ये इस पे हमारा रुख लचीला है। तो राजनीति के पीछे प्याज के छिलकों की तरह राजनीति निकलती है, तो ये एक बड़ा कारण है। और एक बात में चलते चलते, जो कि आपका आखिरी सवाल है, मैं ये कर देता हूं कि देखिए, एक बात के लिए उनको समझना पड़ेगा कि अब नरेंद्र मोदी की चुनौती कौन है? कौन है चुनौती? नरेंद्र मोदी की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती खुद नरेंद्र मोदी है। उन्हें अपने स्वभाव की नकारात्मकता छोड़नी होगी। उन्हें अपने स्वभाव से नफरत, उन्माद, सांप्रदायिक विभाजन, ये जो कीड़े हैं, महामारी है,
इसको उन्हें दूर करना होगा, इसका ट्रीटमेंट उनको करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो शिखर पे खुद ना बोलें लेकिन उनके कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर करते रहें। एक दूसरी चीज, अगर वो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान को सिर पे लगाते हैं, उनका लगाने का अभिनय करते हैं, तो फिर उन्हें ये भी करना बंद करना होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहां पर जेब से मुख्यमंत्री नहीं निकालने पड़े चाहिए उनको। जेब से मुख्यमंत्री निकालना ये इस लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो लोग वो लाते हैं मुख्यमंत्री बना के, उनका जनाधार नहीं होता, और ये बात हमने देख ली कि जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उनके, वो बीजेपी की रक्षा नहीं कर पाए, वो मोदी जी की रक्षा नहीं कर पाए। तो ये एक लिटमस टेस्ट है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने इतना समय दिया और हमें बहुत सारी बातें बताई, आभार आपका। ये थे राजेश बादल जी और ये विस्तार से हमें देश की राजनीति के बारे में बता रहे थे। हमको भी इंतजार रहेगा, हम दुआ करेंगे 5 साल चले सरकार, लेकिन खटपट पहले किसमें होगी ये आप बताइए, आपकी राय क्या है कि 5 साल चलेगी सरकार या कुछ खटपट होगी? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। बातचीत कैसे लगी जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।